अब हमारी जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल ग्लैंड आप लोगों को ध्यान होगा, जिसके लिए सबसे पहले हम 6 ADR का इस्तेमाल करते हैं। 6 ADR है, 4 ADR है, 2 ADR है ना। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करेगा? ACTSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करता है? ACTRH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। इसको कौन स्टिमुलेट करता है? पीनियल ग्लैंड करता है। अगर मान लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि थायराइड एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या फॉर्मूला देंगे? अगर एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला न्यूरोथेरेपिस्ट के हिसाब से क्या होगा? हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 6 ADR। जरूरत के हिसाब से जो हमें चाहिए वो ADR दे देंगे, यही फॉर्मूला बनेगा। तो इस सीक्वेंस को नहीं भूलना है कि एड्रिनल ग्लैंड को अगर इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा, जैसे इसको हम 2 ADR से स्टिमुलेट कर रहे हैं, इनको हम 4 ADR से स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसको हम 6 ADR से कर रहे हैं, इसको हम स्वेट से कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट एक अलग बात है ना। हमारे पास इनको स्टिमुलेट करने के लिए पॉइंट है, तो हम इसी सीक्वेंस में ये दे देंगे। हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 2 ADR। हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 ADR। हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 6 ADR। हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 6 स्वेट। तो हमारे इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा तो हम इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके रूट कॉज को समझ लिया है कि इसका सिस्टम कैसे है स्टिमुलेट करने का, है ना, इसका स्टिमुलेट करने का सिस्टम क्या है। तो हमें पता क्या होना चाहिए कि भाई इनके काम क्या हैं। जब इनके काम हमें पता होंगे तभी तो हम इसे स्टिमुलेट करेंगे। जब मुझे यही नहीं पता कि अगर मेरी स्किन रफ होती जा रही है तो इस रफ स्किन का कारण क्या है, कि मेरे एंड्रोजेंस ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो एंड्रोजेंस ठीक से नहीं बन रहे तभी मेरी रफ स्किन है। अब मुझे एंड्रोजेंस को बनाना है तो फिर मैं इसी फॉर्मूले से इसको ठीक कर दूंगा और मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। यानी कि मुझे पता तो होना चाहिए कि एंड्रोजन करते क्या हैं। मुझे ये नहीं पता होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स करता क्या है। मुझे पता है कि बीपी लो होने पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लो हो जाते हैं, तो मेरा बीपी लो है। अब बीपी लो है तो मुझे समझ आएगा कि मेरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, तो मैं फिर क्या करूंगा? हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 2 ADR दूंगा, मेरा बीपी ठीक हो जाएगा। तो हमें इसके फंक्शन पता होने चाहिए तभी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम इनके फंक्शन को समझते हैं। सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सिस्टम में हम इनको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक, करेक्ट। तो अब हम इसके सिस्टम को समझते हैं। इसके मुख्य हार्मोन तनाव का सामना करने से मदद करते हैं। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड अगर हाइपो हो जाती है तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, या उल्टा डिप्रेशन में हमारी एड्रिनल ग्लैंड हाइपो हो जाती है ना, हाइपो हो जाती है। और ये इतना ज्यादा है, ये परमाणु बम है हमारे शरीर की, इतनी खतरनाक ग्लैंड है कि बहुत ताकतवर है। ये आदमी को पागल कर सकती है, आदमी को सिद्ध पुरुष बना सकती है, आदमी को जबरदस्त बना सकती है और आदमी को बिल्कुल खराब कर सकती है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लैंड है, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्लैंड है ना। कहते हैं कि रामायण काल में एक वो एक प्रसंग आता है जब अहिल्या को डिप्रेशन हो गया था। क्यों हो गया था? अहिल्या को डिप्रेशन क्यों हो गया था? क्यों हो गया था? क्यों? क्योंकि उनके जो उनके पति देव थे, कौन थे? अगस्त की पत्नी थी अहिल्या। तो अगस्त मुनि ने उनको त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उनकी जो पत्नी है किसी के साथ इन्वॉल्व है ना उस समय पे। तो उन्हें गुस्से में आकर उसको परित्याग कर दिया कि मैं तुझे छोड़ता हूँ, तेरा परित्याग करता हूँ। और वो उस समय की लेडीज जब उसका किसी का पति उसे छोड़ दे तो वो डिप्रेशन में चली जाती है ना। तो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, तो कहते कि अहिल्या एक मूर्ति बन गई, पत्थर की मूर्ति बन गई, पत्थर बन गई है ना। उस पत्थर को तो श्री रामचंद्र जी ने टच करा और उसे दोबारा से
स्त्री बना दिया, यही करा ना रामचंद्र जी। तो हमें थोड़ी बहुत रामायण तो पढ़नी चाहिए ना, है ना, है ना। तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए, वहां से भी कुछ विज्ञान मिलेगा सीखने को। तो वो यही कहते हैं, अगर साइंस के हिसाब से देखें तो उसका एड्रिनल ग्लैंड इतना हाइपो हो गया, इतना हाइपो हो गया कि वो एक पत्थर की तरह बन गई। कोई आदमी पत्थर थोड़ी बन सकता, लेकिन हम पत्थर की तरह हो सकते हैं। कहते ना ये आदमी पत्थर दिल है, अब वो पत्थर थोड़ी बन गया, उसका दिल पत्थर थोड़ी हो गया। वो पत्थर दिल का मतलब इतना कठोर हो गया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई अच्छा हो, कोई बहरा हो, कुछ हो, दुनिया में आग लग जाए, उसे अपने मतलब से मतलब है। यही तो कहते हैं। अब अगर ये पत्थर का हो जाए दिल, तो ये काम कैसे करेगा, ये लपडप कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, पत्थर का दिल है ना, पत्थर नहीं है लेकिन पत्थर का दिल है। ऐसे ही ये पत्थर की तरह हो गई। कोई लेडीज पत्थर थोड़ी बन सकती है, लेकिन पत्थर की तरह का मतलब कि ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में है। और ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं कि लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, वो बैठे हुए उनके सामने से कौन निकल गया, कौन आ गया, क्या बातचीत करके चला गया, उन्हें कोई पता नहीं चलता। अच्छा आपने क्या कहा था, यानी कि वो दुनिया में, अलग ही दुनिया में खो रहे। आप बात कर रहे हैं, आपने 5 मिनट बाद कहा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, अच्छा आप कुछ बोल रहे थे क्या, तो इसका मतलब वो खुद अपने आप में डिप्रेशन में है ना। और ऐसे भी डिप्रेशन में एक पेशेंट मैंने देखी, एक लेडीज, हमारे पेशेंट जाते, हमारे थेरेपिस्ट जाते थे उनको ट्रीटमेंट देने, उन्हें पता ही नहीं कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। अच्छा दिन 4 बज गए, मैं तो 2 बजे का बैठा था, मैं तो सुबह सोचा था 8 बजे है, तो उसे पता ही नहीं कि दिन कब हुई, रात कब हुई। तो उसको वो भी तो एक पत्थर की तरह ही हो गया ना। यानी कि इतना ज्यादा डिप्रेशन कि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस समय पर, उस कंडीशन में ये इतनी हाइपो हो जाती है कि सारे केमिकल को रिलीज करना बंद कर देती है, डमी बन जाती है। अब ये काम करना सब बंद। हम इसमें डिप्रेशन में इसी को स्टिमुलेट करते हैं, बार बार 6 ADR देते हैं। 6 ADR मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट हम डिप्रेशन के पेशेंट को देते हैं, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। अब भगवान राम ने जो करा होगा, तो हम अगर उसे लॉजिकली समझे तो उन्होंने उनकी एड्रिनल ग्लैंड को ठीक कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड जैसे ही ठीक हुई, अपने हार्मोन्स बनना शुरू हो गए, सब कुछ काम प्रॉपर तरीके से होने लग गया, और वो दोबारा से वो उसी रूप में आ गई। भगवान राम ने कहा कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि ये तेरा जो श्राप है, यानी कि जो डिप्रेशन में है, ये रिलीज हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम है तो अगस्त मुनि भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान राम ने कहा है तो उन्हें पता था ये भगवान है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो उस डिप्रेशन से बाहर लेकर आई। तो ये रामायण महाभारत के भी ऐसा नहीं कि काल्पनिक है, उनके भी पीछे साइंस है, उनके पीछे भी साइंस है। तो साइंस है कि एड्रिनल ग्लैंड इतनी खतरनाक ग्लैंड है कि आपको इतना डिप्रेस कर सकती है। अगर ये काम करना बंद कर दे कि आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आपकी दुनियादारी से बिल्कुल खत्म। और ये पागल भी कर सकती है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो पागल से नजर आते हैं, वो अपने आप ही कैलकुलेशन चलते रहते हैं, आप ऐसे करके चलते हैं। हम पहले देखते थे वो चल रहा है, वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। पहले मोबाइल तो होते नहीं तो आजकल तो मोबाइल वाले भी पागल ही नजर आते हैं, लीड लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना, पता ही चल रहा हो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा कोई पढ़ लेता था तो उसे कहते हैं इसके दिमाग में पढ़ाई चल रही है और इसका सिलेक्शन हुआ नहीं जहाँ वो चाह रहा था, तो वैसे ही पागल हो गया। तो वो यही अवस्था कि ये हाइपर कंडीशन में चली गई, उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, और उस समय पर उसने क्या करा, वो सारे के सारे केमिकल रिलीज हुए और उसका जो दिमाग था वो खराब हो गया। यानी कि अब उसे वो अपनी अलग ही दुनिया में है। तो आदमी लो भी जा सकता है और हाइपर भी हो सकता है। इन दोनों की मेन वजह आपकी एड्रिनल ग्लैंड है ना। तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक ग्लैंड है, तो इसको हमें बहुत सोच समझकर काम, ये स्टेरॉयड हार्मोन बनाती है। हमारी पूरी बॉडी में एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो हमारे लिए इनडायरेक्टली सेक्स हार्मोन बना सकती है। वैसे तो हमारे वो टेस्टिस और वो बनाते हैं, ओवरीज बनाते हैं, ये अपने आप में काम कर सकती है। ये टेस्टिस वाले हार्मोन, ओवरीज वाले हार्मोन भी बना सकती है, जो क्योंकि इसके पास क्या है, एंड्रोजन हार्मोन है। इसे कोई मतलब नहीं कि टेस्टिस बनाएगी, ओवरीज बनाएगी। अगर इसने बनाना शुरू कर दिया तो टेस्टिस और ये आपकी ओवरीज नॉर्मल है, लेकिन फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे अगर ये हार्मोन ज़्यादा सक्रिय हो गया, है ना। तो ये परमाणु बम है ना, ये नेचुरल है। ये ऐसे स्टेरॉयड बना सकती है, ऐसे खतरनाक हार्मोन बना सकती है कि आपके शरीर के अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाएगी। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है
है ना। कई सारे लोग तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, जो वो करते हैं ना कि भाई मैंने सालों साल तपस्या करी और उसके बाद में एक अंदर से एक इंटरनल एनर्जी आती है, ताकतें आती हैं, वो इसी को स्टिमुलेट करते हैं। कहते हैं कुंडली जागरण है, कुंडली जागरण पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसमें साथ में ये ग्लैंड भी स्टिमुलेट होती हैं। तो ये बहुत खतरनाक ग्लैंड है, हम इसे बैलेंस तरीके से काम करते हैं, है ना। अब साइंटिफिक तरीके से समझ लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, दो भाग हो गए, एक कोर्टेक्स भाग जिसको ऊपरी भाग कहते हैं, एक मेडुला वाला भाग जिसे अंदरूनी भाग कहते हैं। कोर्टेक्स भाग से अलग हार्मोन निकलते हैं और मेडुला वाले भाग से अलग हार्मोन निकलते हैं। इसलिए गुरुजी ने ये कहा कि डिप्रेशन में एड्रिनल ग्लैंड हाइपो होती है, क्योंकि उन्होंने वहां से रामायण काल से उस कहानी को, घटना को समझा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल टच करने से, टच करने का मतलब कि वो उतनी पावर है राम जी के अंदर में, इतनी पॉजिटिव है कि उन्होंने एड्रिनल ग्लैंड को छुआ और वो दोबारा से सक्रिय हो गई और वो सारी चीजें ठीक हो गई, है ना। जो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी भाग को कोर्टेक्स और अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। कोर्टेक्स से 3 हार्मोन बनते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। इनके अपने अपने काम हैं, है ना। तो पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के हम 2-ADR देते हैं। इसे हम 2-ADR से स्टिमुलेट करते हैं। शरीर के अंदर पानी, सोडियम, पोटेशियम यानी कि मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है। नाम से पता चल रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, है ना। इसका साइंटिफिक नाम तो एल्डोस्टेरोन ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा याद रहे इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कर दिया कि ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे तो बीपी ठीक होगा, शुगर ठीक होगी, हमारा काम करने का तरीका ठीक होगा, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि यह मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, या किडनी के सेल से सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, सोडियम और पोटेशियम को बाहर जाने से रोकता है ना। यह हमेशा पॉजिटिव काम करता है, यानी कि अगर सोडियम है तो पोटेशियम नहीं होगा, पोटेशियम है तो सोडियम नहीं होगा। यह पूरी बॉडी में जिस तरीके से हमारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, यह लार्ज इंटेस्टाइन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यह बीपी को, एल्डोस्टेरोन बीपी को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि अगर आपका लो बीपी है तो उसे नॉर्मल करने का काम करता है। यह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सोडियम के थ्रू कंट्रोल करता है। एल्डोस्टेरोन कम होने पर किडनी सोडियम और क्लोराइड पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी और यूरिन ज़्यादा आने लगेगा और सोडियम आपका यूरिन और मोशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लूज मोशन हो सकते हैं, शरीर में कमजोरी आएगी और दिन में क्रैम्प्स आने शुरू हो सकते हैं और इसकी वजह से हमारी हालत खराब हो सकती है। एल्डोस्टेरोन के कम काम करने से हमें दस्त लग सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स को रोकने वाला हार्मोन ही नहीं है, तो मिनरल्स तो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना। घर में अगर कोई पूछे ही ना कि आप मेहमान आए और उससे पूछे ही ना कि आप रुकोगे नहीं रुकोगे, तो मेहमान तो चल ही देंगे ना। तो इसलिए ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल्स को रोकने का काम करते हैं कि भाई आपको कहीं नहीं जाना, शरीर के अंदर ही रहना है। तो इसको हम 2-ADR से स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जब भी बीपी लो होगा तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, 2-पैरा तो देंगे ही देंगे, 2-पैरा एसिड ट्रीटमेंट, हेपरिन ट्रीटमेंट। और इसीलिए गुरुजी ने लास्ट में दोनों में ADR को जोड़ा है। वहां पर 6-ADR जोड़ा है, लेकिन हमें अपने दिमाग से वहां पर 2-ADR का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लो बीपी के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 2-पैरा एसिड ट्रीटमेंट, हेपरिन ट्रीटमेंट और दोनों में ही 2-ADR को आप जोड़ दीजिए, बीपी तुरंत आपका नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ये लॉजिकल है। इसके बाद हमारा दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यह ब्लड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नाम से पता चला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने वाला हार्मोन, ग्लूकोज को बॉडी के अंदर बढ़ाने वाला हार्मोन, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्टिसोल। यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जरूरत पड़ने पर लीवर के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यह हार्मोन ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, आपको लीवर के अंदर ध्यान होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ध्यान करना, एड्रिनल ग्लैंड पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। यह बॉडी में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यह बॉडी में स्ट्रेस का सामना करने में मदद करता है, ये मेन फैक्टर है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है। कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा हो जाए तो लिम्फ नोड्स सिकुड़ जाते हैं। कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है यानी कि ये ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका काम क्या है, ग्लूकोज को बढ़ाना बॉडी के अंदर। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी,
और डायबिटीज होगी तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, और इम्यूनिटी डाउन होगी तो यानी कि लिम्फ नोड सिकुड़ जाते हैं। तो यानी कि ग्लूकोज के बढ़ने पर आपकी बॉडी के लिम्फ नोड सिकुड़ जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। यानी कि ग्लूकोज अगर जरूरत से ज़्यादा काम करेगा तो ये इम्यूनिटी को डाउन करेगा, नॉर्मल करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोकॉर्ट ज़्यादा होंगे तो लिम्फ नोड सिकुड़ जाते हैं और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, यानी कि इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है। इसे हम 4-ADR से स्टिमुलेट करते हैं। यह आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि अगर ये 4-ADR हम देते चले जाएं तो ये आरबीसी को भी इंक्रीज कर सकता है, हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज कर सकता है। यह लीवर के डीएनए और आरएनए को भी आपस में बदल सकता है। कॉर्टिसोल के बढ़ने से क्विंसिंग सिंड्रोम आता है, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, पीरियड्स प्रॉब्लम, नींद ना आना, थाइमस का कम काम करना और किडनी स्टोन होना, ये सब इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिम्टम्स हैं। यानी कि आप कल्पना करिए, आप वो सारे सिम्टम्स लिख सकते हो उसके अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया तो स्वाभाविक है किसी को डायबिटीज होगी। अब डायबिटीज के जो भी सिम्टम्स होंगे वो सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बढ़ने के सिम्टम्स होंगे। मेरी बात समझे? यानी कि डायबिटीज के जो भी सिम्टम्स होंगे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बढ़ने के सिम्टम्स होंगे। चाहे वो आपको, अगर डायबिटीज किसी को तो मसल्स वीक हो जाती हैं, इसमें मसल्स वीक होंगी। शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसमें शुगर लेवल बढ़ेगा। लिम्फ नोड्स डाउन हो जाते हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं, स्किन रफ हो जाती है, सेक्सुअल जो एक्टिविटीज वो खत्म होती चली जाती हैं, स्किन रफ होती चली जाती है ना। तो वही सारे सिम्टम्स भी इसी कुशिंग सिंड्रोम में होते हैं। इसको हम 4-ADR से स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि अगर किसी का ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है तो 4-ADR देते हैं और साथ में क्या देते हैं, 4-PAN देते हैं। 4-PAN 4-ADR। 4-PAN भी ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और 4-ADR भी आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है ना। तीसरा और अंतिम जो है वो है एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन। जितने भी एंड्रोजन्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये ताकतवर हार्मोन है। आपके शरीर के अंदर ताकत देने का काम यही एड्रिनल ग्लैंड के एंड्रोजन्स करते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, जैसे आवाज़, दाढ़ी मूंछ का आना या कुछ भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको यही डेवलप करते हैं। अगर एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाए, अगर फीमेल के अंदर एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाए तो मेल के सिम्टम्स आ जाएंगे, और मेल में अगर एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाए तो फीमेल के सिम्टम्स आ जाएंगे, क्योंकि यह परमाणु बम की तरह काम करता है। ये ओवरीज और टेस्टिस को तो सुनता ही नहीं है, ये अपने आप में काम करता है, क्योंकि इसका सिस्टम अपने आप है ना। तो उस समय पर एंड्रोजन बढ़ने से ये हार्मोन्स को भी गड़बड़ कर सकता है। तो इसको हम किससे करते हैं, 6-ADR से स्टिमुलेट करते हैं, और 6-ADR से हम नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाते हैं। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को हम 6-ADR देते हैं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में इम्यूनिटी यानी कि थाइमस ज़्यादा काम कर रहा है, हाइपर लेवल में है, तो उसको सप्रेस करना है, दबाना है, तो 6-ADR से हम उसको दबाते हैं। तो 6-ADR और थाइमस दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, है ना। तो थाइमस को हम इन्फेक्शन में देते हैं और 6-ADR को हम इन्फ्लामेशन में देते हैं, है ना। थाइमस को हम इन्फ्लामेशन में नहीं दे सकते और ADR को हम इन्फेक्शन में नहीं दे सकते, तो दोनों के अपोजिट काम है और अपोजिट फंक्शन है। तो इस तरीके से हम एड्रिनल कोर्टेक्स के तीनों हार्मोन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से ही ये सारे हार्मोन्स स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला यानी कि जो अंदरूनी भाग है, इस पर इस सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, इस पर इसका कंट्रोल नहीं है। ये जो एड्रिनल मेडुला वाला भाग है ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे, इस कोर्स का लास्ट चैप्टर है, वो सेकंड लास्ट हमारा रिप्रोडक्टिव है। इस कोर्स का सेकंड लास्ट चैप्टर होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम 3 सिस्टम में पढ़ेंगे, 3 हिस्से में पढ़ेंगे, ANS, PNS और CNS। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और PNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। PNS का मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे पेरिफेरल, तो उसमें हम ब्रेन के द्वारा ये हमारा स्टिमुलेट होगा, है ना। PNS के अंदर में इस चैप्टर यानी कि PNS का हिस्सा जो है, ब्रेन का जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस मेडुला वाले भाग को कंट्रोल करता है। जैसे
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक उदाहरण देता हूं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बीपी को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन करता है। तो दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि एक बढ़ा रहा है एक डाउन कर रहा है। सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। अब ये करते कैसे हैं? ये नर्वस सिस्टम तो कुछ कर नहीं सकते, नर्वस सिस्टम तो ऑर्डर देता है, ब्रेन ऑर्डर देता है ना। तो ये ऑर्डर किसको देता है? इन्हीं को ऑर्डर देता है। ये हार्मोन है, वो सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम है, ये हार्मोन है। तो हार्मोन के थ्रू ये काम करता है। तो इनमें से एक बीपी को बढ़ाएगा पैरासिम्पैथेटिक के कहने पर, और सिंपैथेटिक के कहने पर बीपी को बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक के कहने पर दूसरा उसे रिलैक्स कर देगा। तो ये किससे कंट्रोल हो रहे हैं? नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। ये हार्मोनल सिस्टम में नहीं आता है, लेकिन ये इसी के दो बेटे हैं, एड्रिनल ग्लैंड के दो बेटे हैं। तो हम एक बेटे के बारे में पढ़ रहे हैं तो दूसरे बेटे के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि हम एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसके मेन जो फंक्शन है वो आपको वहाँ समझ आएंगे, लेकिन मोटा माटी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इपिनेफ्रिन जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनालिन, इसका एक नाम और है एड्रिनालिन और दूसरा है नॉर एड्रिनालिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाता है और डायस्टोलिक बीपी को कम करता है। यह स्प्लीन को सुकेड़ता है जिससे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन बढ़ता है। यह इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करता है। यह गॉल ब्लैडर की मसल्स को सुकेड़ता है जिससे कि बाइल जूस निकलता है। यह हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हार्ट के फंक्शन को बढ़ाता है। यह मेंटल एंजाइटी को बढ़ाता है। इसे स्टिमुलेट करने के लिए हम 6 राइट ओवरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी हम 6 राइट ओवरी का इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। कोई पाइप बड़ा हो गया है, उस पाइप को सुकेड़ना है तो 6 राइट ओवरी देते हैं। कोई पाइप चौड़ा हो गया है तो उस पाइप को सुकेड़ना है तो राइट ओवरी देते हैं, है ना। अगर बीपी लो है तो 6 राइट ओवरी से बीपी हाई करते हैं, है ना। लूज मोशन है तो 6 राइट ओवरी देते हैं, 6 राइट स्वेट देते हैं, है ना। अगर किसी को लूज मोशन है तो उसे हमें बंद करना है ना, तो बंद करने के लिए हम 6 राइट स्वेट देते हैं। और इसके अपोजिट हम 6 लेफ्ट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी को खोलना है, किसी को घटाना है, किसी को कम करना है, किसी को लूज करना है, किसी ढक्कन को खोलना है, किसी बंद नस को खोलना है। इन सब के लिए हम क्या देते हैं? 6 लेफ्ट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं, 6 लेफ्ट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को हाई बीपी है तो 6 लेफ्ट स्वेट देंगे, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो 6 लेफ्ट स्वेट देंगे, किसी को नस कोई ब्लॉक हो गई है तो 6 लेफ्ट स्वेट देंगे, और किसी को वेरिकोस वेन है तो 6 राइट स्वेट देंगे, क्योंकि वेरिकोस वेन में वेन फूल जाती है तो उसे श्रिंक करना है तो 6 राइट स्वेट देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे को राइट देना चाहिए लेफ्ट देना चाहिए तो आप सिंपल स्वेट दे दीजिए, वो अपने आप काम करेगा, क्योंकि यहां पर वही स्टिमुलेट होगा जिसको होने की आवश्यकता है ना। कोई पहले से ही जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फीडबैक सिस्टम में कि बॉडी उसको अपने आप कंट्रोल करती है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे बढ़ाना है कम करना है कौन सा स्वेट देना है तो 6 स्वेट दे दीजिए। अगर आपको कंफर्म है कि मुझे ये घटाने से ही फर्क पड़ेगा इसको, तो घटाने के लिए हम क्या देंगे? कम करने के लिए क्या देंगे? यानी कि खोलना है, उसको खोलेंगे तभी तो घटेगा, नीचे खोलेंगे तभी तो घटेगा। तो खोलने के लिए हम क्या देते हैं? 6 लेफ्ट स्वेट देते हैं। और कोई कम है उसे बढ़ाना है तो राइट स्वेट देते हैं, ठीक है। तो इसके नॉरएपिनेफ्रिन में हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये दोनों ही बीपी चाहे ऊपर का हो या नीचे को बढ़ाता है। ये ऑक्सीजन के कंजप्शन को 15 से 40% बढ़ा देता है। यह किडनी के थ्रू बॉडी के ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। यह फिजियोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। यह जीआईटी की मूवमेंट को भी बढ़ाता है, को रोकता है। इसको हम लेफ्ट स्वेट से स्टिमुलेट करते हैं। मेडुला के इन दोनों हार्मोन्स को ध्यान से सुनना, एड्रिनल मेडुला के दोनों हार्मोन्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि इस नर्वस सिस्टम का तीसरा भाग जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे, तो वो उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपको भागने और लड़ने के लिए डिसीजन देता है। जैसे आपके सामने शेर है, अब शेर है तो उससे भागना है या उससे लड़ना है, ये कौन डिसीजन देगा? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देगा, यानी कि पीएनएस आपको दिया। अगर आपको लगता है अब इस पर कैसे डिसाइड होगा,
अगर शेर बूढ़ा सा है, उसका चलने में भी हाथ पैर हिल रहे हैं, उसके मर नहीं वाला है, तो आप उससे लड़ेंगे, भागेंगे थोड़ेंगे उससे, तो उसे डंडा लेंगे और 2 मार देंगे। यानी कि आपने डिसीजन क्या लिया कि उससे लड़ना है, तो इसमें क्या करेगा, सिंपैथेटिक काम करेगा। अगर वो बब्बर शेर है और वो आपको पता है कि वो एक बार छलांग लगाएगा, आपको तो सिरा ही निगल लेगा, तो आपको पता है कि मुझे भगना है इससे, तो लड़ना है, फाइट एंड फ्लाइट, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट का मतलब लड़ना है, फ्लाइट का मतलब भागना है। तो भागने और लड़ने का डिसीजन अगर पीएनएस के द्वारा होता है, ये ऑर्डर देगा ब्रेन, और काम कौन करेंगे, ये दोनों, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कैसे काम करेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन कैसे काम करेंगे? अगर आपको लड़ना है तो उस समय एनर्जी चाहिए, आपको एक्शन लेना है ना, तो उस समय पर आपको पूरा का पूरा वहां पर ठहरना है, भगना नहीं है ना। भगने के लिए तो पैरों में जान होनी चाहिए तभी भग पाएंगे, पैर चल ही नहीं रहे आपको तो भगेंगे कैसे? तो वहां पर रुकना है, तो रुकने के लिए आपको इनमें से एक हार्मोन रिलीज होगा जो आपको वहां रुकने के लिए काम करेगा। और आपको भगना है तो पैरों में सर्कुलेशन जाएगा नीचे, और आप दिशा देखेंगे इधर भगूं या इधर भगूं, और फिर तुरंत भगना शुरू कर देंगे, तो दूसरा इनमें से भगने के लिए ताकत देगा। तो इसका काम है फाइट एंड फ्लाइट में डिसीजन लेना, है ना, फाइट एंड फ्लाइट में डिसीजन लेना। जिन लोगों का ये कमजोर होता है तो उनको कहते हैं यार ये बहुत सोचता है, ये बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता। बहुत सारे लोग होते हैं सोचते रहते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, यानी कि उनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कमजोर है, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो जो तुरंत, कई लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं, या देखेंगे जो होगा, यानी कि उनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, वो डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पर कई बार कहते हैं कि अगर हम बहुत सोचते रहते हैं, बहुत सोच कर डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन भी गलत हो जाता है ना, क्योंकि सही समय पर डिसीजन नहीं लेंगे तो वो गलत है ना। भले वो बाद में जो डिसीजन लिए वो सही है, लेकिन उस समय तक तो अपॉर्चुनिटी चली गई ना, फिर क्या करेंगे? तो उस समय पर यानी कि ये नर्वस सिस्टम आपका कैसा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से, दोनों से अलग अलग हार्मोन, दोनों के अलग अलग फंक्शन, और दोनों को अलग अलग तरीके से हम न्यूरोथेरेपी में स्टिमुलेट करते हैं।